हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे इस बार नीट 2020 में फिजिक्स का क्या क्वेश्चन है। तो हम डिस्कस करेंगे नीट 2020 फिजिक्स पेपर। अब इसी का हम एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली में पूछा किस तरीके से जाता है नीट के एग्जाम में। इस बार का फिजिक्स का पेपर हम सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके हम इसको बारी बारी से देखेंगे इसका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ए स्क्रू गेज हैज द लिस्ट काउंट 0.01 mm and there be the 50 divisions in circular scale. Pitch of the screw gauge, जैसा कि इसका फॉर्मूला होता है पिच का। इजी क्वेश्चन है। पिच का होता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना है 0.01। इसका तो फॉर्मूला ही होता है लिस्ट काउंट से टोटल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। तो यहां से आपका आ जाता है 5 आ जाएगा। तो ये आपका पिच आ गया। यही पूछ रहा था आपसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही आपको ऑप्शन में भी दिया गया था। सिंपल सा बात है, पिच का फॉर्मूला ही होता है ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। मतलब वो सबसे कम कितना काउंट कर सकता है। तो लिस्ट काउंट इसका इतना है, एक में डिवीजन कितना है, इतना डिवीजन है 50। कह दिया है कि ये जो है देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर। तो इसका पिच बताइए, इसका टोटल पिच क्या है। तो एक बीच, सिंपल सा बात है, एक का डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस इतना है और ऐसे 50 डिवीजन है। तो एक डिवीजन का इतना, तो 50 डिवीजन का आपका आ जाएगा। देखिए ये mm में था तो ये भी mm में हो जाएगा। तो ये आपका टोटल पिच हो गया। अब ध्यान से देखिए, किसी भी चीज को अगर हम सीधे से नहीं मापते हैं, मतलब बहुत छोटा, इसीलिए उसको हम स्क्रू गेज से हम मापते हैं। स्क्रू गेज से एग्जैक्ट लोकेशन। आप सोचिए कि इसका पिच समझिए कि आप 0.011 mm भी आप इससे काउंट कर सकते हैं। इसीलिए हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं। स्क्रू गेज का मतलब 0.01 mm तक भी हम चेक करते हैं, क्योंकि mm से नीचे तक भी हम कर सकते हैं। तो इसका सोचिए कि इतना 0.01 mm उसका लिस्ट काउंट है। टोटल डिवीजन है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका टोटल पिच आ जाएगा। अब देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। एसएचएम जैसा कि एसएचएम का फॉर्मूला ही होता है, मेन फॉर्मूला अगर ध्यान से देखिए तो यहां हो जाता है समथिंग कांस्टेंट के एक्स, नेगेटिव साइन के इंटू एक्स बराबर इधर हो जाता है फोर्स। आइए यहाँ पे फोर्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, F बराबर एम ए। तो एम ए क्या हो जाता है इस केस में F जो हो जाता है ये टोटल फोर्स है। इसका वैल्यू निगेटिव इंटू के एक्स, वेयर एक्स क्या है यहाँ डिस्प्लेसमेंट, के क्या है कांस्टेंट। के कांस्टेंट है, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया के क्या है कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ देखिए m चला जाता है तो k बाय m हो जाता है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए किसके किसके बीच में हमको एंगल पूछा है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में। ध्यान से देखिए F बराबर हो जाता है, F क्या है फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। निगेटिव साइन बता रहा है कि अपोजिट। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के एक्स। ध्यान से देखिए ए को ए ही रखने दीजिए, ए एक्सेलरेशन का काम है। और यहाँ से आ जाएगा के बाय एम इंटू एक्स। अब ध्यान से देखिए के और ए, के बाय एम ये कांस्टेंट है। तो देखिए एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू है माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अब ध्यान से देखिए
के और एक्स के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव साइन बता रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 180 पाई। ये आपको ऑप्शन में दिया गया था, 3 ऑप्शन। आप देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सोलेनॉइड पे क्वेश्चन पूछा है। ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50, उसका लेंथ है 50 मीटर, हैविंग द टर्न्स 100 टर्न से, कैरीज द करंट इतना है। अब इसका पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। जैसा कि हम लेक्चर में हम अपना बताते हैं कि इसका आपको याद ही होगा, सोलेनॉइड का हम पूरा प्रूफ करके ही लाए थे, म्यू एन आई उसके किस पॉइंट पे, उसके सेंटर पे हम लाए थे। सोलेनॉइड के सेंटर पे ही ये वैल्यू आया था। देखिए म्यू का वैल्यू जैसा कि आपको पता होना चाहिए, म्यू का वैल्यू कितना होता है, म्यू का वैल्यू आ जाता है 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई 10⁻⁻7। एन आपको दे दिया है 100, सिंपल पुट कर दीजिए, एन आपको 100 दे दिया है, करंट भी आपको दे दिया है, करंट कितना दिया है 2.5 एम्पियर। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकाल सकते हैं तो निकल जाएगा आपको डायरेक्टली, यही आपका ऑप्शन में दे दिया है। देखिए 2 इसका डिसॉल्व कर लेगा तो 4 पाई इसमें रह जाएगा, 2 डिसॉल्व कर लिया तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 और यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁻5। ये आगे इस तरीके से आप और डिसॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका ये टेस्ला में आ जाएगा आंसर, यही आपका ऑप्शन में है। वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन में एक चीज और था, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100, जबकि यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न निकालिएगा तो क्या लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 50 हर्ट्ज है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन होना चाहिए यहाँ पे, जबकि यहाँ पे स्मॉल एन है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100 आप यहाँ रिप्लेस नहीं कर सकते, ये भी हम बताए थे। तो इसको थोड़ा सा और हम समझाते हैं। म्यू एन आई होता है, जिसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि एन क्या है। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस हिसाब से अगर निकालें तो आपका क्या है, सेंटर पे म्यू एन आई होता है। अब एन क्या है, ये कैपिटल एन है, स्मॉल एन का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो स्मॉल एन का वैल्यू आपका निकल जाएगा। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, टर्न्स 100 है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर नहीं है 50। तो यहाँ इसका अगर मीटर में चेंज कीजिएगा तो 1/2 होगा 50 सेंटीमीटर को। तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल स्मॉल एन का वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 50 था तो 50 को किए कन्वर्ट, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। अब ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 200। ये आपका स्मॉल एन का वैल्यू आएगा। स्मॉल एन कैसे निकाले, स्मॉल एन का वैल्यू होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिया हुआ था, लेंथ आप सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 200। अब पुट कीजिए तो अब आएगा आपका आंसर। ये गलती कहीं ना कहीं कोई हो जाता है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। यहाँ से आ जाएगा 2.5 एम्पियर है, म्यू का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ से आपका आ जाएगा एन का वैल्यू 200। इससे कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। सो जब भी सोलेनॉइड पे है तो कैपिटल एन स्मॉल एन पे जरूर फोकस कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ये आई थिंक समझ में आ गया पिच का, ये फेज डिफरेंस भी आ गया। टोटल क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप से फेंका जा रहा है। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर द सम टाइम विद वेलोसिटी 80, मतलब 20 से फेंका गया है, जब ग्राउंड को हिट कर रहा है। सिंपल सा बात है कि समझिए कि इतना टावर है, मेरे पास जगह कम है तो टावर छोटा ही बनाया है। तो यहाँ से अगर फेंका गया नीचे तो तब इसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, और जब ये यहाँ पहुँचा नीचे तब ये हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। 20 से फेंका, नीचे पहुंचते पहुंचते इसका वेलोसिटी हो गया 80। अब निकालिए कि इसका हाइट क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ दिस।
टावर, इसका हाइट निकालिए, हाइट ऑफ दिस टावर। तो हाइट ऑफ दिस टावर के लिए हमको क्या चाहिए, ये चाहिए। यानी कि समझिए कि इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, फाइनल पता है। अब हमको निकालना क्या है, बीच का डिस्टेंस। जैसा कि आप बेसिक सा फॉर्मूला लगाइए, v² बराबर u² प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 80, इनिशियल 20 प्लस 2as, यहाँ से आपको s का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से आ जाएगा 6400 माइनस ये 400 दैट इज इक्वल टू 2as, यहाँ से आपका आ जाएगा 4 गया तो यहाँ से आ जाएगा 2a। a क्या है, एक्सेलरेशन a 10 इंटू s, यही s को h बोल देते हैं यहाँ पे, यही h हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 0 से 0, तो यहाँ से आ जाएगा क्या 300 मीटर। ये आपका हाइट आ गया। यही आपका ऑप्शन में था। आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेविस्टर एंगल आई नोट फॉर ए इंटरफेस शुड बी, क्या होगा। जैसा कि ब्रेविस्टर एंगल आप पढ़े होंगे, होता है म्यू 10 IP। ये देखिए, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हाँ, इसको आप इस तरीके से म्यू बराबर 10 IP, P फॉर पोलराइजिंग एंगल। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या रहा है कि आई नोट किस केस में, इंटरफेस जब वो पड़े तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, क्या अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ब्रेविस्टर एंगल लगता कब है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से देखिए कि अगर एयर से किसी भी डेंसर मीडियम में गया, कि ब्रेविस्टर एंगल तभी लव करता है। तो जब देखिए म्यू का वैल्यू क्या हो सकता है, म्यू इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि एयर का ही 1 है तो 1 से ज्यादा ही होगा। कोई भी डेंसर में जाएगा तो 1 से ज्यादा होगा, और 1 से ज्यादा होगा तो ध्यान से देखिए, जब ये 1 होगा, म्यू इज इक्वल टू 1, देन थीटा विल इक्वल टू IP। थीटा IP कितना हो जाएगा, 45 होना पड़ेगा। इसको थीटा को 45 होना पड़ेगा, इसको 1 होने के लिए इसको 45 होना पड़ेगा। और देखिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू ज्यादा से ज्यादा बहुत सारा बढ़ सकता है, म्यू मिनिमम 1 हो सकता है। एयर के केस में म्यू बराबर 1, म्यू बराबर 1 फॉर एयर। लेकिन इससे ज्यादा होगा तो 1 से जब ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 से इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो म्यू क्या हो सकता है, म्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और जब 90 रखेंगे, थीटा 90 होगा तो 90 के केस में इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप थीटा IP देखें तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 45 के एंगल से लेके 90 के बीच में। 45 में 1 होगा और 90 के केस में इन्फिनिटी हो जाएगा। कब, जब इंटरफेस की बात करें तब। अब देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन था। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल पे क्वेश्चन पूछा है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड, कहाँ वैलिड नहीं है। तो देखिए बोर्स मॉडल हमेशा किसके लिए वैलिड होता है, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के लिए किसके लिए वैलिड नहीं होगा। अब सिंगल आयन है तो इसके लिए वैलिड बिल्कुल होगा, इसके लिए भी वैलिड होगा, सिंगल आयन है। अब ध्यान से देखिए, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दोनों में हाइड्रोजन ऑप्शन है, नहीं ये ड्यूट्रॉन है, ये हाइड्रोजन नहीं। तो ध्यान से देखिए किसमें वैलिड नहीं है पूछा है, ये हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूट्रॉन है, ये ड्यूट्रॉन है। तो किस केस में वैलिड नहीं है, सिंपल सा बात है, हाइड्रोजन के केस में वैलिड नहीं है। तो आपसे पूछा है वैलिड नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन के केस में। बोर्स मॉडल तभी वैलिड होता है जब एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए। बोर्स का यही एजम्पशन ही था कि एक ही इलेक्ट्रॉन का बात है। यहाँ देखिए सिंगल है तो इसमें काम कर जाएगा, इसमें भी काम कर जाएगा। सिंगल आयनाइज्ड हीलियम में बिल्कुल काम करेगा। ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन होता है देखिए हाइड्रोजन में, ड्यूट्रॉन में सिंपल सा बात है, ड्यूट्रॉन में भी काम कर जाएगा, हाइड्रोजन में काम नहीं करेगा। हाइड्रोजन H+ हमेशा याद रखिए, H+। हीलियम में आइए तो 2+, इस टाइप से, यानी कि ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बोर्स मॉडल काम करता है। तो इसमें आपको वैलिड नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है, सो
हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक इस पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जैसा कि ये 2 सिलेंडर A and B are equal capacity are connected via a stop cock. A contains an ideal gas at STP. B is completely evacuated. A stop cock is suddenly opened. अब सिंपल सा बात है, 2 चीज आप ऐसा बना लीजिए। इस टाइप से 2, इसका नाम A1 रखिए, A ये आपका B है। इससे पहला ये क्या है, क्लोज्ड, क्रॉस डाल दिए तो पहला क्या ये है, स्टॉप जो है क्लोज है। अगर सडनली हम क्या किए, ओपन किए, तो कहता है कि ये प्रोसेस कौन सा होगा। और ये एक चीज और बोला है, हीट हमको एटमॉस्फेयर से नहीं लेना है। तो क्या है, ए बी 2 कैपेसिटी है, बराबर कैपेसिटी है, ये भी बोला है बराबर कैपेसिटी बना है, जितना ए में होगा उतना बी में होगा। चलिए ठीक है, इसको एक कॉक से मतलब इसको इस टाइप से इसको कॉक बोलते हैं। स्टॉप कॉक से इसको हम रोक के रखें। आइडियल गैस है, एसटीपी पे बात कर रहे हैं, यानी एसटीपी पे बात कर रहे हैं, सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अब ध्यान से जब ये खोलते हैं तब पूछ रहा है कि इसका प्रोसेस क्या होगा। और हाँ, एक चीज और दिया है कि हीट जो है ये एटमॉस्फेयर से लेगा नहीं। देखिए प्रोसेस में दिया है आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, वही जो 3 प्रोसेस है, आइसोथर्मल और आइडियाबेटिक। जैसा कि आपको देख के ही समझ में आता है, जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, इसमें ये पूरा खाली है, ये आपको भरा हुआ है, इस टाइप से समझ जाइए। ये आपका ए भरा है, बी खाली है। अब जब हम ये स्टॉप कॉक को खोलते हैं, जब इसको हम ओपन करते हैं तो सडनली एक चेंज आएगा। जब सडन चेंज आए तो समझ जाइए आइडियाबेटिक। और दूसरा हिंट, एटमॉस्फेयर से कोई हीट ना ले तो समझिए कि वो प्रोसेस जो होता है आइडियाबेटिक होगा। ये देखते ही आपको ये थे, इसे सडन चेंज है, जैसे ही आपको यहां से समझ में आना चाहिए, सडनली बात कर रहा है, वहां से भी आइडियाबेटिक का फील आ रहा है। और दूसरा, इसका टेम्परेचर, मतलब एटमॉस्फेयर से इसको कोई लेना देना है, इसका कुछ भी लेना देना जब ना रहे, और वैसे भी सडन चेंज आइडियाबेटिक होता है। और दूसरा, ये एटमॉस्फेयर से हीट नहीं लेता है, एटमॉस्फेयर से नो हीट इज टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो 2 प्रेस, एक तो सडन चेंज का बात रहे तब आइडियाबेटिक हो, और दूसरा एटमॉस्फेयर से इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, नो हीट इज, इसमें हीट का यानी डेल्टा एच का वैल्यू याद रखिएगा। आइडियाबेटिक के प्रोसेस में, आइडियाबेटिक प्रोसेस में 0 होता है, डेल्टा एच, मतलब डेल्टा एच 0 होता है। तो इस केस में ध्यान से देखिए, डेल्टा एच इसका मतलब है नो हीट इज 0, यानी डेल्टा एच क्या है, 0 है। और दूसरा, सडन चेंज जब भी आए तो आइडियाबेटिक प्रोसेस है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, देखते ही अगर आप कंसेप्चुअली फिट है तो आप बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नीट में पूछा गया, सारा नीट का इस एक बार पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी सही था कि इसमें आप ध्यान से, इसका डेल्टा एच का वैल्यू 0 है, आइडियाबेटिक हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म। जब भी स्मॉल एंगल प्रिज्म का बात कहें तो समझ जाइए ये एक स्पेशल केस है, जैसा कि बताया जा चुका है पहले। विथ एन एंगल, प्रिज्म का एंगल कैपिटल ए दे दिया है, इमर्जिंग जो है नॉर्मली इमर्ज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी सही है मुझे लगा, वैसे उतना भी है, ये भी क्वेश्चन आपका सही था, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था उसके कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइडियाबेटिक प्रोसेस है, आप बढ़िया से पढ़िए। अब ध्यान से देखते हैं, इसका बात कर रहा है, तो जब आप इसका देख रहे हैं, अब इसका फिगर बनाइए, देखिए खुद ही क्लियर हो जाएगा। स्नेल स्लो लगाया, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आइडियाबेटिक प्रोसेस है, सडन चेंज है, डेल्टा एच 0 है,
आपको यही समझ में आ जाना चाहिए। 3 दे दिया है, आइसोथर्मल भी दिया था। अब आपको ये क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा सही है, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि इंसिडेंस आई है, लेकिन जो है दूसरा वो एंगल जो है 90 है सरफेस पे। आप जब भी सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए तो क्या होता है, वो कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं करता है, यानी कि उसका इंसिडेंस भी वही होगा, रिफ्लेक्शन भी वही हो जाएगा। तो जब नॉर्मल पे ही अगर गिरे तो वही ट्रांसफर हो जाता है। आप ध्यान से देखिए, स्मॉल प्रिज्म बनाते हैं इस टाइप से, स्मॉल प्रिज्म टाइप फील आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये कैपिटल ए दे दिया है, आपको इंसिडेंस करना है इधर, इस प्लेन पे लाइएगा, तो ये एंगल आपका दे दिया है आई। अब ध्यान से देखिए, ये अब जाएगा कुछ इस टाइप से बनाता है हर बार। अब यहाँ जो है नॉर्मली लगा रहा है, इस बात को ध्यान देखिए। जब नॉर्मली लगाएगा तो सिंपल सा बात है, जैसा कि ए का फॉर्मूला आता है 4 स्मॉल एंगल प्रिज्म, और स्मॉल एंगल प्रिज्म का बात है तो ये एंगल जो होता है इस टाइप से बनता है, नॉर्मली ये होता है। लेकिन इस केस में थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इस केस में इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें I1 तो ठीक है ये, लेकिन ये दूसरा जो एंगल है ये इसके नॉर्मल के ही परपेंडिकुलर चला जाता है ये, तो ये बाहर इसी तरीके से निकल जाएगा। जब नॉर्मल पे जाता है तो एंगल क्या बनेगा, नॉर्मल पे जब रहेगा तो ये बाहर इस तरीके से निकल जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई का वैल्यू पूछा है। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको पता होगा R1 प्लस R2 का वैल्यू कैपिटल ए हो जाता है, ये होता है फॉर ए किसके लिए, फॉर ए स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपको इस पे डालिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका R1 का वैल्यू। अब देखो R2 जो है, R2 इस केस में क्या हो जाएगा, इस पे नॉर्मल डालिएगा, नॉर्मल इस प्लेन पे डालिएगा तो यही नॉर्मल हो जाता है। इस प्लेन पे भी नॉर्मल अगर डालिएगा तो R2 का जो वैल्यू है यहाँ से 0 आ जाएगा। सिंपल सा बात है। देखिए इंसिडेंस आई है, अब इस पे नॉर्मल डाले तो ये जो है यही वाला नॉर्मल इस प्लेन पे गया, तो ये देखिए इंसिडेंस है, तो ये जो एंगल बना रहा है ये R1 है। अब ये जो बनाने वाला है वो क्वेश्चन में दिया है, इट इज अपोजिट सरफेस पे जो है ये नॉर्मली जा रहा है, यानी इस पे जो नॉर्मल होगा अगर ये तो यही नॉर्मली है, तो यानी ये 90 डिग्री बना रहा है। और 90 डिग्री जो बनाता है तो वो सिंपली पास कर जाता है, वो इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं करता है, सिंपली पास। अगर इस पे अगर आप नॉर्मल संबंध इस तरीके से बनाइएगा और यहीं से ये पास कर जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉर्मल से एंगल देखते हैं हमेशा। R2 को क्या देखते हैं, नॉर्मल से एंगल। ये देखिए R1 किससे देख रहे हैं, तो ये है नॉर्मल से हम हमेशा एंगल देखते हैं। नॉर्मल से एंगल यहाँ R1 बन जाए, ये नॉर्मल पे ही है, तो यहाँ पे क्या आता है R2 वही है जो नॉर्मल है, तो ये एंगल क्या हो जाता है R2 यहाँ से 0। तो जब R2 यहाँ से 0 हो जाएगा तो ध्यान से देखिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल है। अब देखिए क्या सिंपल सा बात है, फॉर ए स्मॉल प्रिज्म एंगल R1 प्लस R2 हमेशा इस केस में ये हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अब क्या, अब इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या हो जाता है साइन आई, और इसका क्या आता है, इसका म्यू का वैल्यू 1 होता है, एयर के लिए 1, तो म्यू है 1। म्यू दे दिया है कि इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू म्यू है, तो आई यहाँ से ये आ गया। और उसके बाद फिर हम इधर लगाएंगे, तो यहाँ से लगाएंगे, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आई का वैल्यू कैपिटल आई। और यहाँ से देखिए इस केस में इस पॉइंट पे अगर आप लगाइएगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए इंसिडेंस म्यू का वैल्यू इस केस में 1 हो जाएगा। स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं, इसको कुछ देर के लिए Q नाम दे देते हैं, तो स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं P और Q के बीच में। तो P पे जब लगाएंगे तो इसका क्या होता है, इसका म्यू का वैल्यू 1, तो यहाँ क्या होता है 1 इंटू इसका एंगल, इंसिडेंस एंगल क्या है I। अब इस पे लगाते हैं, Q पे लगाते हैं, तो Q का क्या हो जाता है, Q मीडियम के अंदर है तो इसका म्यू हो जाएगा। और इसका एंगल क्या बन रहा है, नॉर्मल के साथ एंगल क्या बन रहा है, नॉर्मल के साथ एंगल यहाँ से बन रहा है
ध्यान से देखिए 90, ध्यान से देखिए एकदम पूरा इस प्लेन पे 90 बन रहा है। नॉर्मल के साथ 0 बन रहा है, लेकिन इस प्लेन पे कितना बन रहा है, प्लेन पे है। दो प्लेन पे हम स्नेल्स लॉ जब भी लगाते हैं प्लेन पे लगाते हैं। तो हम यहाँ से देखें तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो इस पे अंदर वाले पे देखिए तो ये सरफेस पे कितना बना रहा है 90। तो यहाँ से आपको अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा आई, साइन आई दैट इज इक्वल टू साइन 91। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से इंसिडेंस अगर आपको निकालना है तो यहाँ से डायरेक्ट निकल गया। तो ये क्वेश्चन काफी सही था, ये स्मॉल एंगल प्रिज्म था, उससे हम इस चीज को निकाले। बाकी पिछला वाला जो था आइडियाबेटिक वो भी सही था। आगे देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन में और थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। साइन 90 यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से भी आपका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से दिख रहा है। इस पॉइंट पे लगाइए, इस पॉइंट पे जब लगाएं तो ये 1, ये साइन आई, इधर देखिए साइन 90, और इस केस में इस पार्ट में देखिए तो इस केस में 1, म्यू का कहीं चर्चे नहीं आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आई का वैल्यू डायरेक्ट 90 आ जाएगा। यहाँ से भी आ जाता है। थीटा का वैल्यू निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ध्यान से देखिए दो पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, एक पी पे एक क्यू पे। तो जब पी पे इस पॉइंट पे बाहर वाले पे लगाते हैं तो 1 इंटू कहीं भी स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंगल क्या बना रहा है आई, नॉर्मल के साथ आई बना रहा है। अब इस पॉइंट पे क्यू पॉइंट पे जाइए, क्यू पॉइंट पे ध्यान से हम अंदर वाले पे लगाए थे, आप बाहर वाले पे लगा सकते हैं। आप देखिए यहाँ एंगल क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है इस प्लेन पे 90, क्योंकि 90 आया तो 90 ही पास करेगा। तो क्या आ जाता है साइन 90। अब इस बाहर के केस में भी तो म्यू का वैल्यू 1, तो यहाँ से आपका आई बराबर डायरेक्ट 90 डिग्री आ जाता है। यही एंगल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से है, इलेक्ट्रोस्टैट से। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस है इतना मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज फाउंडेड टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इतना है थ्रू आउट, पूरा इतना समझिए कि एरिया है, एक एरिया है उससे में पूरा का पूरा थ्रू आउट मतलब इक्विपोटेंशियल है, बस ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पाया गया वहां पे ये, तो आपको मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट, आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में आता है माइनस dV/dr। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू R। इसका कैसे पढ़ते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू R, जिसके रिस्पेक्ट में x y z वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए, अब हमको v कितना है, v का वैल्यू 5 है, यानी कि डिफरेंशिएशन किसका करना है 5 का r के रिस्पेक्ट में। तो जब भी कोई कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है तो वो क्या होता है 0, सीधा आंसर इसका 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, ये 1 2 5 इस टाइप का ऑप्शन दिया था, 0 आपका सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क निकालना था, टॉर्क अबाउट ऑरिजिन, ऑरिजिन के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। फाइंड द टॉर्क अबाउट ऑरिजिन व्हेन द फोर्स का वैल्यू ये दिया हुआ है, एक्ट ऑन द पार्टिकल ऑफ पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है। जैसा कि फोर्स का फॉर्मूला जानते होंगे, फोर्स क्या होता है R क्रॉस F होता है, टॉर्क सॉरी फोर्स नहीं टॉर्क R क्रॉस F होता है। तो यहाँ पे R का वैल्यू आपको दिया है, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2k, दैट्स गुड। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 3J में है, आइए न्यूटन में है। ध्यान से देखिए आप निकालिएगा 6 और J क्रॉस I, जैसा कि हम इस टाइप से बताए थे I J और K, इस टाइप से जाता है तो पॉजिटिव, इसके अगेंस्ट आता है तो सिंपल सा बात है, इस शेप में जा रहा है तो पॉजिटिव, इसके अगेंस्ट गया तो नेगेटिव।
ध्यान से देखिए, के इंटू जे, तो अगेंस्ट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो निगेटिव, तो निगेटिव साइन आ जाएगा आई में। यही आपका आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए मोनोएटॉमिक। ये तो सबको पता है, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा 3/2 kT, 5/2 kT, 6/2 kT, इस टाइप का 4 ऑप्शन आपको दिया होगा। ये ऑप्शन जो है सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, एज्यूमिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ, इस वेवलेंथ का लाइट है जिसका है 600 नैनोमीटर, 600 कमिंग आउट फ्रॉम द स्टार, स्टार से आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये तो सिंपल था dV/dV, ये हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का होता है -dV/dr। अगर x रहता, वेरिएबल कुछ रहता, कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये आपका आ गया। अब क्या कर रहा है कि एक स्टार से लाइट आ रहा है, एक फ्रीक्वेंसी है जिसका आपको दिया हुआ लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। तो यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा 600 नैनोमीटर। लैम्डा का वैल्यू आपको दे दिया है, ये स्टार से आ रहा है, समझिए एक इतना बड़ा स्टार है, इससे लाइट आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, इस कुछ इस टाइप से रेजोल्यूटिंग पावर इसका बनेगा, इस टाइप से, और आपका यही रेजोल्यूटिंग पावर बनाने का, आपको यही रेजोल्यूशन पावर आपको बताना है। ये आपका स्टार है, समझिए यहाँ से 600 नैनोमीटर का लाइट निकला है, कमिंग आउट फ्रॉम द स्टार, स्टार से निकला है, और उसका क्या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। अब उस टेलीस्कोप का हमको रेजोल्यूशन बताना है, हुज ऑब्जेक्टिव हैज इट्स डायमीटर। ऑब्जेक्ट के जो बगल में होता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, हुज ऑब्जेक्टिव हैज इट्स डायमीटर। डायमीटर इसका कितना दिया हुआ है 2 मीटर। अब इसका आपको क्या निकालना है रेजोल्यूटिंग पावर, रेजोल्यूटिंग लिमिट। तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है लैम्डा बाय ए, ध्यान से देखिए लैम्डा बाय ए इंटू 1.22। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। लैम्डा का वैल्यू आपका यहाँ 6 है, नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर, यहाँ से आ जाता है 1.22। डी क्या है, डी का वैल्यू आपका 2 मीटर दे दिया है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंपली आपका वैल्यू आ जाएगा, ये 2 इसका ले लेगा तो 2 ले लेगा तो 6 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा आपका ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 1.22, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा आपका 6 और यहाँ से 3 इंटू 10⁻⁷, ये आपका आ जाएगा रेजोल्यूटिंग पावर। यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन हमें जो याद आ रहा है वो है सिंपल है, उसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना था। सब क्वेश्चन इसी तरीके का है, पेपर बहुत ही इजी है, तो स्कोर ऊपर जाएगा। पेपर इजी होने की वजह से खुश नहीं होना है, स्कोर ऊपर जाएगा। अब यहाँ देखिए इस टाइप का क्वेश्चन था, एक पुली है, मासलेस पुली है, ये आपका दिया हुआ है, ये आपको 4 kg दिया हुआ, और इधर दे दिया है आपका 6 kg। ये 4 kg है और यहाँ 6 kg है। आपको निकालना है इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, क्या है, ये मासलेस पुली है, ये आपको बता दिया है, ये 4 kg है, ये 6 kg है। आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, जैसा कि किसी पे भी निकालते हैं, ऊपर टेंशन नीचे mg, ऊपर टेंशन नीचे mg। किसी एक का निकालते हैं, दोनों का इक्वेशन लिखते हैं, इसका इक्वेशन लिखेंगे तो टेंशन ऊपर जा किधर रहा है नीचे, जिसका वेट ज़्यादा होगा वो जाएगा, तो ये नीचे जा रहा है, सिस्टम कुछ ऐसा जाएगा, ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर आना पड़ेगा, कुछ ऐसा है। टेंशन ऊपर ले जा रहा है, इसको नीचे क्या है इसका mg कितना है, सिंपल सा बात है 4 इंटू जी में ही आंसर लिखना है, सिंपल है। टेंशन ऊपर लगा, ऊपर जा भी रहा है, तो टेंशन माइनस mg बराबर ma कितना है 4 इंटू ए। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड इस पे लगेगा, जा नीचे रहा है तो लिखेंगे
mg, तो m इसका कितना है 6g। ऊपर क्या लगा, इसको रोक कौन रहा है, इसको रोक रहा है टेंशन, बराबर यहाँ से अगर आप लाइएगा तो 6a आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकंड। तो अब ध्यान से देखिए, दोनों से इक्वेशन को ऐड करेंगे तो टेंशन से टेंशन चला जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 2g दैट इज इक्वल टू 10a, तो यहाँ से 5 से कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर g/5। यही ऑप्शन में दिया हुआ था। आई होप कुछ क्वेश्चन बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।